हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक और चैप्टर जो कि है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इससे पहले मैं आपके साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के कई सारे वन शॉट डिस्कस कर चुकी हूँ एंड डोंट वरी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा एक एक लेक्चर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन मैं आपको इसका वन शॉट भी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट प्रोवाइड करा दिया है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी वन शॉट प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, ठीक है। तो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है, यानी जो स्पेक्ट्रोमेट्री है ये इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, जैसे पता चल रहा है इसके आगे क्या है, मास लगा हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके मास से रिलेटेड ही है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी स्टडी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में की जाती है। और इसमें एलिमेंट एनालिसिस, एलिमेंट का कंपोजिशन यानी एलिमेंट एनालिसिस भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किया जाता है। तो ये बात हो गई इसके यूजेस की कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में एंड एलिमेंट एनालिसिस में, यानी उसके कंपोजिशन में, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी यूजेस की। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल एंड डायग्राम मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रम को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, इसको कैसे समझते हैं हम, जैसे कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है ये, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको सबसे पहले हम गैसियस फेज़ में कन्वर्ट करेंगे। जब ये गैसियस यानी वेपर फेज़ में हमने कन्वर्ट कर लिया तो इस पर क्या कराएंगे, यहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब हम इस पे बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होता है कि ये हमें अलग अलग फ्रैगमेंट देता है। तो ये फ्रैगमेंट किस तरीके के देगा कि ये बहुत सारे आयंस में इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमें देगा कैटाइन देगा, ये हमें एनाइन देगा, एनाइन फ्री रेडिकल देगा, कैटाइन फ्री रेडिकल देगा। तो इस तरीके के जो हमें कैटाइन, एनाइन, एनाइन फ्री रेडिकल एंड ये जो कैटाइन फ्री रेडिकल है वो मिलते हैं, वो इसके बॉम्बार्डमेंट के बाद मिलते हैं, जब ये बॉम्बार्डमेंट के बाद फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करती है, सिर्फ कैटाइन की स्टडी करती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं उनकी स्टडी करती है। तो ये जस्ट बात हो गई इसकी कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। अब यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है यही चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है। आपको क्या लिखनी है, लिखना है वेपर फेज ऑफ अ गिवन सैंपल इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी पार्टिकल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, वेपर फेज में। तो हम यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें वेपर फेज वाला मॉलिक्यूल लेंगे, जो भी सैंपल होगा वो वेपर फेज वाला होगा। तो वेपर फेज वाला हम सैंपल लेंगे और उसको हाई एनर्जी पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराएंगे और उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं पढ़ा करती थी तब ये एमसीक्यू में आया था। जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तब भी ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू के पर्पज़ से तो है ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से तो 100% है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीटर अगर आपसे पूछ लिया तब भी आपको उसमें ये बताना ही पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ठीक है। तो 70 EV उसकी एनर्जी होगी इन द आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो हम कराएंगे वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के आयोनाइजेशन चैम्बर में कराएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देन कंपाउंड अंडरगो फ्रैगमेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड है वो फ्रैगमेंटेशन होता है उसमें, तो वो कैटाइन, एनाइन एंड रेडिकल्स को फॉर्म करता है, जो कि मैंने आपको बताए भी थे।
अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, ओनली पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग स्पीसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज जिस स्पीसीज पर है वही मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या हो सकती है, डिटेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम यहाँ पे गैसियस फेज में लेंगे, वेपर फेज में उसको लेने के बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे उसकी जो एनर्जी है वो 70 EV होनी चाहिए। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, उसमें वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमें देगा। तो जैसे पॉजिटिव कैटाइन है, एनाइन रेडिकल है और कैटाइन रेडिकल है, यानी ये इस तरीके से देगा। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है वो सिर्फ और सिर्फ कैटाइन पर वर्क करती है, यानी कैटाइन जो होते हैं उनकी स्टडी करती है। तो ये जस्ट बात हो गई यहाँ पे मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री की। तो ये होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रम की। देखिए मास स्पेक्ट्रम में ना इस तरीके का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें क्या है, जो मास स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो बिटवीन m/e वैल्यू ऑफ कैटाइन, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैटाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटाइन है उसकी m/e वैल्यू एंड जो आयंस हैं उनके रिलेटिव अबंडेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस होती है बाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या होती है, एक्स एक्सिस पर m/e वैल्यू होती है। m/e वैल्यू का क्या मतलब होता है, m मतलब होता है मास ऑफ आयन एंड e मतलब है चार्ज ऑफ आयन, यानी मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो है, ठीक है। मास अपॉन चार्ज की जो वैल्यू है वही क्या है, एक्स एक्सिस पर हमें रखनी है। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो C2H5I का लिया है, ठीक है, आइडो इथेन का। तो यहाँ पे जो C2H5I का जब एग्जाम्पल लिया गया है और उसका जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है m/e एंड रिलेटिव अबंडेंस के बीच में, तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं ये पीक्स मिली है, एक 15 पर मिली है, एक 29 पर मिली है और एक 156 m/e की वैल्यू पर मिली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वाली जो पीक है उसको बोलते हैं बेस पीक, और ये जो बेस पीक होती है इसकी जो अबंडेंस मानी जाती है वो रिलेटिव अबंडेंस इसकी 100% होती है, जो बेस पीक होती है। ये है यहाँ पर M+ पीक। M+ पीक को हम लोग पेरेंट आयन पीक भी बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक भी इसको बोला जाता है। देखिए M+ पीक का क्या मतलब है कि जैसे अब मैं इस प्लस का मतलब क्या है कि उस पर एक चार्ज है, तो M+ पीक का मतलब है कि वो पेरेंट आयन पीक है। पेरेंट आयन पीक का क्या मतलब है कि उसका अगर हम M+ पीक का अगर हम m/e वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता है कि मास को हम जितना चार्ज है उससे डिवाइड कराएंगे, तो मास अपॉन चार्ज यानी करेंगे, तो मास अपॉन में करेंगे तो कितना चार्ज है, इस पर सिर्फ +1 चार्ज है, तो +1 नीचे अपॉन में आएगा, तो +1 से डिवाइड कराएंगे तो जो मास है उसका वही रहेगा, है ना। तो M+ पीक को इसीलिए पेरेंट आयन पीक भी बोला जाता है। और ये होती है बेस पीक जो कि सबसे बड़ी वाली पीक होती है, और ये इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो 100% होती है, ठीक है। जनरली इट रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट आयन, ये जो है वो जनरली मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट आयन को रिप्रेजेंट करती है, यानी फ्रैगमेंट आयन यानी कि कैटाइन जो होता है कंपाउंड का उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। अब जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है M+ पीक और बेस पीक के बारे में, वही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है, तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं, एक तरीके के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उसको जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको इस तरीके से अपने नोट में लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, यानी जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसके डायग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपल समझ लिया है तो डायग्राम थोड़ा सा आप इजीली इसको समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि वेपराइज्ड सैंपल लेंगे हम, यानी कि ऐसा सैंपल लेंगे जो कि वेपर फेज में है, फिर उसका क्या कराएंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट जब हम इस पर कराएंगे यानी हाई एनर्जी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यानी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से क्या होगा कि जो यहाँ पे आयंस में ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से जो आयंस जाएंगे
उनकी जो स्पीड है उसको एक्सिलरेट कर देगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से आयंस निकलेंगे। तो ये एक्सिलरेट करेगा उनकी वेलोसिटी को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगा, जो आयंस हैं उनको डिफ्लेक्ट करेगा। उनको डिफ्लेक्ट कैसे करेगा कि जो आयन हम स्टडी करना होता है सिर्फ वो आगे तक जाएगा, बाकी के जो आयन्स हैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी स्टडी करना है वो आगे तक यहाँ पे आएगा डिटेक्टर के पास। यहाँ पे डिटेक्टर के पास जब ये आएगा तो डिटेक्टर इसको क्या करेगा, स्टडी करेगा, डिटेक्ट करेगा, एंड देन ये एम्पलीफायर के पास आएगा एंड इसका जो रिकॉर्डर है वो चार्ट को रिकॉर्ड करेगा। यानी जो भी उसका जो वहाँ पे आया है आयन, उसकी जो भी स्टडी हुई है वो चार्ट रिकॉर्डर यहाँ पे आपको चार्ट रिकॉर्ड करके दे देगा। तो ये होता है ओवरऑल डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डायग्राम थोड़ा अच्छे से याद रखना है और कौन सा प्रोसेस यहाँ पर किस तरीके से हुआ है वो भी आपको याद रखना है, और इस तरीके से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एंड आगे के जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। मैं यहाँ पे हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।